जी आप भी जी फिर वही किस करेंगे। टाइप में? जी सर। फिर वही करेंगे। जी सर। तो वेरी ब्रीफली अनीमिया, सबसे पहले तो बात यह है, अब लॉन्ग केस नहीं रहा, लेकिन प्रैक्टिकली हर पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आता है वो अनेमिक होता है। WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो वो अनेमिक है प्रेगनेंसी में। और बहुत रेयरली आप देखते हैं कि पेशेंट की हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होती है, आमतौर पर 10 या 10 से भी कम होती है। तो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल के क्लिनिक में तो अनीमिया बहुत ही कॉमन है, लेकिन जनरली स्पीकिंग तो कहा जाता है कि जी जनरली कि जी 50% पेशेंट्स हमारे एनीमिक होते हैं। और उनमें ये 11 क्यों है, 12, 13, 14 क्यों नहीं? उसकी वजह है कि प्रेगनेंसी में आपको पता है देयर सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिसको हम हीमोडाइल्यूशन कहते हैं, कि ब्लड डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज इट एक्सपेंड्स और वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम 50% इंक्रीज हो जाता है जो प्लाज्मा की वजह से होता है, और उसमें इंक्रीज ऑफ रेड सेल मास सिर्फ 25% है। इसलिए परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन फॉल्स, दिस इज कॉल्ड हीमोडाइल्यूशन। और दूसरा है कि सीरम आयरन एंड फेरिटिन, वो भी दे डिक्रीज ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। यही हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं, फेरिटिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, जिनसे हम लेबल करते हैं कि हीमोग्लोबिन को एक कैरेक्टर लेके कि एनीमिया है कि नहीं है। और दूसरी तरफ प्रेगनेंसी के अंदर जो इंक्रीज ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट है वो डेली 2.5 है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, 2.5 मिलीग्राम पर डे, वो बढ़ के 6 या 6 से भी ऊपर 6.6 मिलीग्राम पर डे हो जाती है, बिकॉज द मदर हैज टू सप्लाई द फीटस। और ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर टोटल रिक्वायरमेंट जो एक्स्ट्रा है वो 700 से 1400 मिलीग्राम हो जाती है। ये कोप कैसे करते हैं? देयर इज इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे ये जो है रिक्वायरमेंट जो है 2.5 से 6.6 मिलीग्राम पर डे ये मीट होती है। लेकिन अब्जॉर्प्शन तब होगी इंक्रीज जब इंटेस्टाइन में आयरन जाएगा। सो इनटेक ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड इंक्रीज सो दैट नेचुरल अब्जॉर्प्शन से वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किसी स्टेज पे भी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम ना हो। ये हमारी एंटीनेटल केयर की ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन इसके बावजूद जैसा मैंने शुरू में कहा, nearly 50% women become anemic, or when they visit us first time they are anemic, और उनमें से 90% का अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। तकरीबन 5% का फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो जाता है, फोलेट डेफिशिएंसी। रेस्ट आर अदर्स, जैसे विटामिन B12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
इस बैकग्राउंड में क्लिनिकल फीचर्स, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो प्रेजेंट कैसे करेगा? मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको अनीमिया रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं हो, they feel well, they feel okay. लेकिन जिनमें अनीमिया सीवियर हो, they can complain tiredness, dizziness, short of breath, feeling lethargic. और जब आप उनको देखें, उनके कंजंक्टिवा, टंग, नेल्स, दे आर पेल. जनरली हम ये 3 एरियाज देखते हैं, whether patient is pale or not, or pale means anemic or not. Till most of the time in clinic, antenatal clinic, हम उनकी screening करते हैं by doing hemoglobin percentage or hematocrit values, MCSC, PCV, and ferritin levels. जैसा मैंने कहा, अभी 90% केसेस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. अंडर द माइक्रोस्कोप वो कहलाता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, बिकॉज RBCs are smaller in size and they are hypochromic. अगर पेशेंट एनीमिक है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रेगनेंसी में? Generally, they go through pregnancy without any complication. They can, as far as fetus is concerned, उसको IUGR भी हो सकता है, प्री टर्म लेबर भी हो सकती है, और ड्यूरिंग लेबर PPH और बाद में इन्फेक्शन भी हो सकती है. Their resistance to infection is low. इसका डायग्नोसिस मैंने अभी भी बोला, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, PCV, MCHC, and ferritin levels. Then we come to treatment. बेसिकली तो प्रिवेंशन होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले अगर अनीमिया है तो उसको ठीक हो. अगर अनीमिक है पेशेंट, पहले उसकी कॉज ढूंढो. क्या रिपीटेड ब्लीडिंग है, हैवी मेंसेस है, रिपीटेड प्रेगनेंसी है, लैक ऑफ आयरन इनटेक है, डाइट है, ये है, उसको करेक्ट करो. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज उसको आयरन दो, जो ओरल भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रावीनस भी हो सकता है. रेयरली होगा कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी बिफोर प्रेगनेंसी. लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे प्रेगनेंसी है चाहे प्रेगनेंसी से बगैर है, रेट ऑफ रिकवरी या करेक्शन कैन नॉट बी मोर देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक. एक हफ्ते में 1 ग्राम मैक्सिमम, बल्कि 1 ग्राम से भी कम, 0.75, 0.85, लेकिन मैक्सिमम इज 1 ग्राम.
इसके बाद ये सारी बातें करके कोई खास बात नहीं रह गई। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो अब हम ये जो डॉक्टर कोमल लाई हैं हिस्ट्री उस सुन लेते हैं, फिर उसको टॉक सेशन बना के आगे चलते। जी फरमाइए डॉक्टर कोमल। Okay, sir, my scenario is Mrs. Yasmin, 27-year-old, primary gravida, कितनी कितनी उम्र है? 27 years old. 27 ईयर। अच्छा जी। Sir, primary gravida जी at 30 weeks of gestation, ठीक presented to OPD ठीक with shortness of breath. जी Her hemoglobin is 8 gram per deciliter. ठीक। How you will evaluate this patient and manage this patient? गुड। चले। First of all, I will greet the patient and will introduce myself. I will take her introduction and her education status. I will ask her about her last menstrual period. Then I will ask her about the onset and duration of shortness of breath, whether they are of short duration or long duration. They were present before the pregnancy or she developed it now. गुड। I will ask her about the severity of symptoms. 1 stair, 2 stairs, is she able to do work? And is it associated with weakness, fatigueness, lethargy, palpitation, dizziness, and lack of concentration? And their duration. And their duration. Then I will ask her whether she conceived spontaneously or with medication. Is it singleton pregnancy or twins? Is there any history of folic acid intake or any history of nausea and vomiting or hyperemesis gravidarum in this pregnancy? Then I will ask her about her dietary condition, her sanitary condition, any history of pica or worm infestation, any coagulation disorders, hemophilia, von Willebrand disease, any bleeding orifices like epistaxis, melena, hematemesis, hemoptysis, or bleeding hemorrhoids, any history of antepartum hemorrhage in this pregnancy, any chronic disease like liver disease. थोड़ा सा मैं आपको रोक लूं। जी सर। ये जो आपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, बीमारियां, हेमोफीलिया और दूसरे 2-4 नाम, ये ना लीजिए। जी सर। उनकी बजाय, चूंकि हिस्ट्री तो पेशेंट की अपनी टर्मिनोलॉजी में होती है ना, कि एनी ब्लीडिंग डिजीज इन द पास्ट और इन द फैमिली, बस। क्योंकि ये नाम लेके खाम खा पेशेंट उसको एग्जामिनर को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो पूछे आपको हेमोफीलिया लड़कियों में, औरतों में होता है कि नहीं होता, और फिर क्या बॉर्न डिजीज क्या, वो उसकी कॉजेज क्या है, कौन से फैक्टर मिसिंग होते हैं, आपका टाइम जाया करेंगे वो। ठीक है सर। तो डोंट यूज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जस्ट जो कॉमनस तो उसका थैलासेमिया है जो हमारे मुल्क में है, तो आपने उसका नाम ना लिया, फिर वो उधर लाने के लिए आपको ऐसे काम का और क्या बीमारी और क्या बीमारी, आपके 1-2 मिनट जाए होंगे। हमने तो ये सारा किस्सा खत्म करना है 7-8 मिनट में। इसलिए I'll inquire about any past history of excessive bleeding. जैसे आपने पीका बोला, डाइटरी हैबिट्स, और दूसरे एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन her past or her family, बस।
या ब्लीडिंग डिजीज कह दीजिए, उससे भी बेहतर डिसऑर्डर की बजाय। ठीक, Okay. Any चलिए। sign and symptoms of hypothyroidism like cold intolerance, weight gain, somnolence, and अच्छा, constipation? ये हाइपोथायराइडिज्म क्या कॉमन कॉज है एनीमिया की? बहुत कम, बहुत कम। तो एनी अदर मेडिकल डिजीज, बस बात को आगे चलाना है हमने। आपने 7-8 मिनट में इसकी पूरी मैनेजमेंट करनी है। Yes. तो स्पेसिफिक बोलिए, एनी ब्लीडिंग डिजीज, एनी अदर मेडिकल इन्फेक्टिव, टीबी बोलने की जरूरत नहीं, एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी क्रॉनिक डिजीज, ये क्रॉनिक डिजीज का लफ्ज बोल दीजिए। Yes, sir. चलें। Sir, any history of drugs intake, हम्म। like aspirin, warfarin, ये antihypertensive? क्यों नाम ले जा रही हैं? क्यों अपने लिए मुश्किल कर रही हैं? Yes, sir. एनी हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक और एडिक्शन, बस। तो वही And बात फिर आप बैल मुझे मत लीजिए नाम। ये तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन है। पेशेंट हिस्ट्री हैज टू बी इन हर वर्ड्स, इन हर लैंग्वेज। तो आपने पूछ लिया कि एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, एनी हिस्ट्री ऑफ ये पीका बोला आपने, डाइटरी हैबिट्स, और एनी क्रॉनिक डिजीज लाइक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, इस तरह से बोल दीजिए। yes, और sir. एनी अदर डिजीज, एनी अदर में सारा कुछ ही कवर हो गया, आपका थायराइड भी आ गया सारा। चले आगे चले। And any history of chest pain, pain radiating to left arm, dizziness. क्यों कहते हो लेफ्ट आर्म? सर भी तो एक्सक्लूड करनी है ना सर, हो सकता है सर चेस्ट। यहाँ तो सिंपल है कि एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, एनीथिंग लाइक। ठीक है। Then any menstrual history of heavy menstrual bleed? हाँ, ठीक। Yes, sir. And how she is perceiving the fetal movement of this baby and the pattern of abdominal growth. Then any surgical history, any family history of blood disorders, any blood transfusion history in the family, any history of thalassemia. Then personal history, any drug allergy, any use of contraceptive, and last pap smear taken. डॉक्टर कोमल, आप भूल रहे हो, भूल रहे हो, भूल रहे हो। ये लॉन्ग केस आपने आधे घंटे में नहीं करना। ये टोक स्टेशन है बाबा, सिस्टम बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। आपने 7-8 मिनट में उसकी मैनेजमेंट तक पहुंचना है, और फिर 1-2 मिनट में उसकी मैनेजमेंट भी बता देनी है। आप क्यों अपना वक्त जाया करते हो? प्रैक्टिस करो इस बात की। आप सब ये भूल जाएं कि लॉन्ग केस उस तरह से है। मैक्सिमम अब उन्होंने ये किया है कि 2 स्टेशन बना देंगे एक ही मरीज का। पहले में उसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरे में उसकी मैनेजमेंट। लेकिन अगर पहला स्टेशन है जिसमें सिर्फ आपने हिस्ट्री और उसका एग्जामिनेशन करना है, वो भी 7-8 मिनट में कंप्लीट करना है, और तो दूसरे स्टेशन पे जाके उसकी मैनेजमेंट करनी है, वो भी 7-8 मिनट में करनी है। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करते आप लोग, तो आप पहले स्टेशन पे ही ये सारी लंबी हिस्ट्री, वो 3rd ईयर वाली जिसको मैं कहा करता हूँ, जो आपको MBBS के 3rd ईयर में पढ़ाई गई थी, वो बातें करते रहेंगे। ये लंबी हिस्ट्री तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे नहीं पहुंचेगी, आप घंटी बच जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, आधे नंबर तो वहीं कट गए, तो फिर आप पास कैसे हो जाएंगी? तो प्रैक्टिस ये कीजिए, बार बार मैं कहता हूँ कि आपने 7-8 मिनट, चूंकि सिस्टम बदल गया है,
अब है कि टोक स्टेशन हो गए बस। मैक्सिमम ये हो गया कि लॉन्ग केस की बदल ये करने वाले हैं, वो ये कर रहे हैं कि एक सेशन पे पेशेंट की हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, दूसरे पे इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हो गया, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो, लेकिन आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि 7-8 मिनट में रेलेवेंट बातें कर ले, रेलेवेंट बातें कर ले दोनों की, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन और उधर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की। ये प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। जी सर। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आई, तो उसने बात कंसल्टेशन पूरी हुई तो मुझे कहने लगी, सर मैं आपकी फैन हूं। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब हो? कहते नहीं। मैं कहा फिर आप मेरी फैन कैसे होगे? कहने लगी वो जो आपका बुध को लेक्चर होता है वो बड़ा रेगुलरली सुनती हूँ। मैं कहा आप डॉक्टर साहब नहीं हो तो वो लेक्चर सुनने का आपको क्या फायदा है? कहती मुझे बड़ा मजा आता है। मैं कहा हाउ डू यू एंजॉय इट, कैसे आपको मजा आता है? कहती है जब आप लड़कियों को डांटते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी डांट है किसी को अच्छी लगे, आपको भी अच्छी लगनी चाहिए बाबा। सर तो आप हमारे तो आपकी जो अच्छी लगने का मेरे पास इंडिकेशन क्या होगा कि आप जो कहा गया है वो सुन लो, फिर उसको प्रैक्टिस भी कर लो। मेरी माँ वो उन माओं में से थी जो बहुत सख्त माएँ होती हैं। मुझे बहुत मारा करती थी, बहुत। आई हैड सो मेनी बीटिंग्स फ्रॉम माय मदर, और कई दफा तो दिन में 2-3 दफा मार पड़ी। मैं एमबीबीएस डॉक्टर था तब भी मेरी माँ ने मुझे मारा। तो और फिर बात, चूंकि जाहिर है कि कोई ऐसी बात होती थी जो प्रीवियसली भी हुई थी, फिर भी मैंने गलती दोबारा की, फिर भी की, तो मेरी माँ क्या कहती थी, मेरा नाम लेती थी, दाल पे बड़ा जोर देती थी, राशिद, इस तरह से बोलती थी। तो मुझे कहती, राशिद तेन पता है दिल्ली च किसी ने वो एक फूंकनी होती थी पुराने जमाने में आग जलाने के लिए, उसको फूंक मारते थे हवा, वो स्ट्रेट ट्यूब होती थी कि एक स्ट्रेट ट्यूब में कुत्ते की जो टेल है वो डाल के रखी 12 साल। जब उसके 12 साल बाद निकाली वो विंगी दी विंगी, उसी तरह टेढ़ी, तू भी उसी तरह। तो बात यह है कि मेरी बात आप बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो। मेरा मकसद आप लोगों को ये क्लास लेने का सिर्फ टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। मैं कोई नई बात नहीं लेके आता, नया रेफरेंसेस नहीं बताता आपको, कुछ नहीं, मुझे आता ही नहीं, मैं नहीं बताता। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि इम्तिहान में क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। तो चूंकि इम्तिहान में बहुत सारी बातें हैं, जरूरी नहीं कि मैक्सिमम नॉलेज वाला पास हो, और दूसरी तरफ मिनिमम नॉलेज वाले दे मैनेज वेल, दे मैनेज वेल। तो इसलिए आप मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए। तो आपने ये जो कहा, ये पेशेंट है, जैसा कि आज हम एनीमिया डिस्कस करने वाले हैं, तो कीप इट फोकस्ड ऑन टू रेलेवेंट, उसकी कीजिए बातें। बाकी अदर मेडिकल डिजीजेस, अदर हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिजीज, इस तरह से उनको कवर कर दीजिए। एंडोक्रिन, आपने थायराइड का बड़ा डिटेल में बोला, एंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीज, बस बात को आगे चलाते जाइए। आई एम सॉरी आई हैव टेकन सो मच टाइम, लेकिन ये फोकस करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक सही सर। any sir, I will ask any workup done till yet, then I will come मेरा to ख्याल your है कोमल, मैं टाइम करूंगा अब, मेरी घड़ी में 10:09 हुए, तो
हम शुरू से फिर शुरू करते हैं कि ये पेशेंट है who is 27-year-old, primary gravida at 30 weeks of gestation and come to you in the antenatal clinic first time and complains of shortness of breath. और आप जो साथ रिपोर्ट लाई है, our hemoglobin is 8 gram %. How will you manage it? First of all, I will greet the patient. I will introduce myself, take her introduction about her education status and her last menstrual period, the onset and duration of shortness of breath, whether she developed it now or they were present before the pregnancy. I will Good. ask her about the severity, whether it is one stair, two stairs, and is it associated with any weakness, fatigueness, lethargy, palpitation, dizziness, lack of concentration. How is she conceived spontaneously? Is it singleton pregnancy or twins? Any history of folic acid intake? Any history of nausea, vomiting, hyperemesis gravidarum? Any history of diet intake, sanitary conditions, history of pica, worm infestations? Any bleeding orifices? Any history of antepartum hemorrhage? Any chronic disease? Any history of drugs or any and now how she perceived her fetal movements and pattern of abdominal growth, any history of previous menstrual history, whether they were regular, irregular, or any history of heavy menstrual bleed, any any significant surgical or medical history, any family history of blood transfusion, blood disorders, or thalassemia. Then any workup done till yet. Now I will examine her. I will check the general look of the patient, her BMI, vitals, blood pressure, pulse, temperature, her nails for koilonychia, her sclera and conjunctiva for paleness, and tongue for absent papilla glossitis. I will do her breast examination, complete breast examination, chest examination, and cardiac examination. Then I will come towards the abdominal examination. On abdominal examination, I will inspect the abdomen for any scars. I will check her symphysis fundal height, the lie, the presentation, and fetal heart sound. Moreover, I will check for the fetal edema. Then I will ask her. Then I will do the investigations like complete blood count with hemoglobin in grams per deciliter with date, blood group, and RH factor, midstream urine for red cells, epithelial cells, glucose or proteins, random blood sugar, and antiviral serology. On specific investigations, I will do pap smear, red blood cell indices, mean corpuscular volume, mean MCH, MCHC, and serum ferritin. And if any history of blood transfusion in the family, HB electrophoresis. Stool examination for ova, cyst, and occult blood. Dating scan, anomaly scan, and recent scan. Then come towards the management. I will. Good. आपने ये सारा खत्म किया है about 4-5 minutes में, लेकिन बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन बोल दिया, आप इन्वेस्टिगेशन बोल रही थी, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन कितना आ गया? नंबर 2, या आपने हीमोग्लोबिन जो बोला उसके बिल्कुल साथ नहीं बोला ये सारा फेरेटिन, ये MCB, MCSC वगैरह साथ ही बोल देना था, क्योंकि आपको वो आपने सारा करके ना बाकी के फिर बोला, एक बात गलत हो गई। दूसरा, आप चूंकि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आप नाम लेके बोले एनी हिस्ट्री ऑफ कार्डियक और पल्मोनरी डिजीज, एनी हार्ट डिजीज, एनी लंग डिजीज, इस तरह से बोलिए, बस ये बोलना जरूरी है इस चीज में, इस पेशेंट के।
Yes, sir. चलो, क्योंकि And sir, ये है कि वो 8 ग्राम की हिस्ट्री उसने खुद दी है, आपको खुद दी है। तो ये कब हुई थी और उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, ये एक लफ्ज बोलना भी जरूरी था कि 8 ग्राम हीमोग्लोबिन कब हुई थी और उसका अब तक ट्रीटमेंट क्या हुआ है। sir. ये 3-4 लफ्ज मिसिंग थे आपके, वरना आपको नंबर पूरे मिलते, चूंकि टाइम बड़ा आपने ठीक लिया, 4 मिनट या 5 मिनट में ये Yes, सारा कुछ कर लिया। चलें, अब आते हैं, हम फोकस करते हैं कि ये पेशेंट है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो इसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे आप, हाउ विल यू मैनेज दिस। yes, sir. अब हो गए 10:14। On management of okay, all the investigations comes to be iron deficiency anemia. Then I will अब after आप ये आपका अल्फाज ये होने चाहिए, I'll do all the investigation, confirm that this is iron deficiency anemia. ये चूंकि 90% chances वो है, I'll do various investigation and confirm that this is iron deficiency anemia. अगर एग्जामिनर आपको रोक के पूछता है हाउ विल यू, फिर वो आपने वो जो बोली है इन्वेस्टिगेशन वो बोल देंगे। चलो जी, कंफर्म हो गया, दिस इज आयरन डेफिशिएंसी। anemia. First of all, I will do the counseling of the patient regarding the diagnosis of iron deficiency anemia. I will manage this case with MDT team, which includes obstetrician, myself, hematologist, and radiologist. I will ये explain. कहने की जरूरी नहीं, मल्टीडिसिप्लिनरी कर दिया, डोंट वेस्ट योर टाइम। Okay, I will explain the risk to the patient, whether what the maternal risk in pregnancy are infection, cardiac failure, preeclampsia, and preterm labor. In labor, the risks are uterine inertia, cardiac failure, and postpartum hemorrhage. In puerperium, involution of uterus, poor lactation. I will also explain the fetal risk to the patient, intrauterine growth restriction, intrauterine fetal death, preterm baby, and high perinatal mortality. Then I will further explain that she is a low risk patient and we have 10 more weeks to go, and as we have plenty of time, so I will give trial of oral iron, and I will ask her to take the oral iron 1 hour before the meal on empty stomach with vitamin C or orange juice and with no tea and no caffeine. I will also explain the side effects of oral iron, which includes the nausea, vomiting, diarrhea, or constipation. Then I will ask her to follow up after 2 weeks. And at 32 weeks, I'm expecting a rise of 1 gram per deciliter. तो 1 ग्राम 2 हफ्ते बाद होगा। Yes. 30 है ना, 32 वीक्स पे आप करना। Yes, sir. Then, तो 1 ग्राम होगा राइस के, 2 ग्राम होगा। sir, 0.8 gram per deciliter per week होता है, sir. And तो जनरली तो मतलब 1 ग्राम से तो ज्यादा ही होगा ना, 1.5 होगा अगर पूरा 2 नहीं है। yes, sir. And then I'm expecting suppose the hemoglobin comes back again 8 gram percent. okay. Then I will re-evaluate the patient. Then and I will again take her history and do her examination and will ask her whether she is compliant to it or not. How Good. she's doing it. She said she was compliant. Then I will, sir, I will do, sir, I will do more. You will do what? I will shift her to,
Sir, I will. ये मुश्किल सवाल नहीं मैंने पूछा। रोज आप देखती हैं और रोज कुछ करती हैं उनका। Then I एक will, sir, है जो आपके पास आई, आपने आयन प्रिस्क्राइब कर दिया उसको और कहा 2 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते बाद वो आ गई और उसे बोला तुमने गोलियां ली थी, खाई थी, बिल्कुल। और उसके हीमोग्लोबिन वो मार्जिनली इंक्रीज हुई, मैंने वहीं पे रख लिया 8 ग्राम, जितनी थी उतनी है। फिर क्या करती हैं? sir, फिर again, sir, I will take the history and re-evaluate the patient कि sir any blood loss तो नहीं है और any other ठीक कर रही हैं, ठीक है, लेकिन कहने का अंदाज ठीक नहीं है आपका। क्या? re-evaluation and re-examination and repeating. आप ये कहेंगे नंबर 1, I will review my diagnosis of iron deficiency anemia. Right? Yes, sir. आप ये कहेंगी और ये कहने के बाद फिर उस पे ही रहेंगे, एक तो इस पे ही रहेंगे कि आई विल रिव्यू माय डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि आयरन दिया है, उसने कहा कंप्लायंट हूं, मैंने खाया भी है, फिर भी नहीं हुआ। फिर पहला कि आई विल रिव्यू अवर डायग्नोसिस, जो हम आम करते हैं। हाउ यू मेक ए डायग्नोसिस, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, उसके मुताबिक रिलीफ नहीं होती, मरीज वापस आता है, तो हम देखते हैं कि हमारा डायग्नोसिस सही भी था कि नहीं था। फिर आप डायग्नोसिस किया एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया, वो आती है महीना 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अक्सर बुलाते हैं, तो वो कहते हैं मैंने तो कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बात, आप रिव्यू जब भी ये हो, जब प्रैक्टिकली भी देखिए, इम्तिहान में भी देखिए, कि जब मरीज कहता है कि आपके ट्रीटमेंट जो दिया गया वो उसका कोई मुझे फायदा नहीं हुआ, जस्ट गो बैक एंड रिव्यू कि आपका डायग्नोसिस सही था कि नहीं था। और फिर इम्तिहान के हिसाब से आप बात रखिए कि आई रिव्यू एंड कंफर्म माय डायग्नोसिस अगेन एंड देन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। वो मुझे एक 2 लोगों ने ऊपर सजेस्ट किया कि आयरन देंगे, इंट्रावीनस देंगे, क्या करेंगे, लेकिन आप बोलिए। So we will review the diagnosis and confirm it is iron deficiency anemia. फिर वापस iron deficiency पे ही रहेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे। फिर वो हम उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया कर देंगे, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कर देंगे, कुछ और कर देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम रहेंगे ये आयरन डेफिशिएंसी। चलिए, we'll review the diagnosis and confirm the diagnosis. This is iron deficiency. बात आगे चले। And then I will further ask whether she is taking it correctly or not. Is she taking it with tea or caffeine or any or with वो calcium? कंप्लेंट थी, फिर जे कंप्लेंट थी, वो उससे फायदा नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव सोचेंगी ना कुछ। Yes, sir. Then वो उसका आयन का रूट बदल देंगे ना बाबा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के कहा है। okay. अगर Yes, sir. कंफर्म डायग्नोसिस है तो फिर आयन ओरली या उसने प्रॉपर्ली लिया नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, वो या डाइट जो थी साथ कैल्शियम वगैरह के साथ लिया या कुछ किया, तो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम थी। तो लेकिन अब हम फिर उसके लिए आयन ही देंगे ना। पहले ओरल दिया था, अब या इंट्रामस्कुलर देंगे या इंट्रावीनस देंगे हम। So you will say, number 1, I'll review the diagnosis and confirm this is iron deficiency anemia because oral route is not working or it's not effective. I'll change the route. I will बोलिए कि I'll give her either intramuscularly or intravenously. फिर आपसे पूछा जाएगा इंट्रामस्कुलर कितने टीके दोगी, इंट्रावीनसली जिसको टोटल डोज इन्फ्यूजन भी कहते हैं, TDI, टोटल डोज इन्फ्यूजन, तो वो दोगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगी, क्या करोगी, ये सारा कुछ बोल दीजिए। फिर बोल, चलो जी, वो आई दोबारा 8 ग्राम % उसकी फिर भी है, फिर अब क्या करोगी?
Okay, I will review my diagnosis by re-evaluating my patient from her history and examination, and will further question about her compliance. If she is compliant and my diagnosis comes to be confirmed that it is iron deficiency anemia, then I will change her route, as oral route is um, not better, yet not better absorbed, and I will change it to intramuscular or intravenous preparation. Good. The dose. तो आप अब 32 वीक्स पे हो गई है, आप कैसे देंगे? Sir, then I will calculate it that with the formula of IV infusion sir, normal HB minus patient HB into weight of patient in kg multiplied by 2.21 plus 1000, which is equation that is born to patient. तो फिर वो कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर कैसे दो? Yes, sir. Sir, तो सर फिर on alternate days and sir उसके पास सर फिर जितनी भी सर हमारे पास उसकी आप इंट्रामस्कुलर दोगे? यस सर. इंट्रावेनसली दोगे? यस सर, इंट्रावेनसली दूंगी सर. दिस इज द फार्मूला. ये कैलकुलेट करके तो इंट्रावेनसली देते हैं. इंट्रावेनसली जैसा आप कह रहे हो, इंटरप्टेड इंजेक्शन रिपीटेड दे सकते हैं या टोटल डोज दे सकते हैं? यस सर, इन वन गो. हाँ, तो बोल दिए ना, कुछ बोलिए. अच्छा, sir, that I will get option which is suitable for her. I will offer her intramuscular, intravenous, and to her, and I will calculate the total dose of iron with the help of Gon's formula, and I will calculate her body weight and छोड़ दी ना, बस आपने फार्मूला का नाम ले दिया, बस काफी है. एंड गिव हर, लेट मी से, आपने उसको दे दिया TDI 32 वीक्स पे, टोटल डोज इन्फ्यूजन. Yes, sir. Sir, then the oral iron and parenteral iron rises the blood HB, same is 1 gram, 0.8 gram per deciliter per week. Sir, they are both same. अच्छा, तो वो आती है 36 वीक्स पे. Yes, sir. 4 हफ्ते बाद, और उसकी हीमोग्लोबिन हो गई है जैसे 10 ग्राम %. Okay. ठीक है, फिर आप Yes. उसका फॉलोअप कैसे करो? Sir, sir, I will ask her to take. Sir, मैं उसको sir, sir, I will continue the same dose. क्या? नहीं, ऐसा ना करें ना, चुप तो ना हो, फिर क्या करो? बाबा कहें कि आप अगर उसका एनीमिया करेक्ट हो गया है और वो एसिम्प्टोमेटिक हो गई है, आई विल जस्ट कंटिन्यू एंटीनेटल एंड फॉलो अप रूटीन एंटीनेटल केयर, ऐसा बोलो. ओके सर, ठीक है सर. बोलो ना, चुप नहीं करते. Yes, sir. Sir, when the patient become asymptomatic and her anemia becomes corrected, I will take the pregnancy to the term, and I will continue her pregnancy. चलो बस, and continue as normal pregnancy. बस. And I will do the normal pregnancy care, बस antenatal जो care. उसका एंटीनेटल केयर या इंट्रापार्टम केयर है वो करोगी, बस खत्म करो. लेकिन आप में से कोई और वॉलंटियर है? हमारे पास 2-3 मिनट है, 5 मिनट. एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. आप है, आप सभी. जी सर. सर, ये केस मैंने प्रेजेंट किया था ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग. तो मेरी जो सुपरवाइजर थी उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इन्वेस्टिगेशन में पेरिफेरल स्मीयर नहीं करवाया.
तो अगर पेशेंट को आयरन के साथ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हुई तो आप चाहे उसे आयरन देती रहें और बाद में आप सर खपाती रहें कि मरीज की एचपी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही, तो आपने तो पेरिफेरल स्मीयर कराया नहीं, आपको क्या पता कि साथ फोलिक एसिड नहीं, डेफिशिएंसी है या नहीं। स्मीयर तो करवाया हमने, स्मीयर से ही पता चला कि वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। और नंबर 1, नंबर 2, आप उसको जवाब दीजिए कि मैडम हम हर पेशेंट को रूटीनली फोलिक एसिड देते हैं। ठीक सर। हम हर, तो इसीलिए कोई हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया वैसे भी 5% है, बहुत कम है, और दूसरा हम हर एक को रूटीनली फोलिक एसिड हर एक को देते हैं फॉर दिस डेफिशिएंसी। हालांकि फोलिक एसिड फॉर द फीटस तो पहले ट्राइमेस्टर में ही इम्पोर्टेंट है, बाकी में नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक सर। बट वी कंटिन्यू फोलिक एसिड लाइक दिस। ठीक सर। सर उनका सेकंड क्वेश्चन तो ये था कि क्या आप फोलिक एसिड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद स्टॉप कर दोगे या अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आप इसको कंटिन्यू करोगे? हम जारी रखेंगे। जारी रखेंगे। और सर एक थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब हम पेशेंट को ओरल से पारेंटरल पे शिफ्ट करेंगे तो क्या पारेंटरल आयरन थेरेपी के दौरान में हम उसकी ओरल आयरन को स्टॉप करेंगे? हाँ, फिर क्योंकि टोटल डोज, अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमने टोटल डोज कैलकुलेट करके उसके सिस्टम में डाल दी है, और इसलिए ओरल आयरन फिर नहीं देंगे उसको। और दूसरी बात, हमने ओरल आयरन का ट्रायल दिया था, वो शोज के आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा किसी वजह से भी, या कंप्लायंट नहीं है, वो ले नहीं रही, ऐसी कहती है मैं लेती हूँ, या उसकी डाइजेशन ठीक नहीं है, या अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। तो इसलिए वो जब हम पैरेंटल आयन दे दिया, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस डोज कैलकुलेट करके, उसको पैरेंटल ओरल आयन देने की जरूरत नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन उसका कि अगर मेरा उसका नहीं, उसका कि आपने जवाब इस तरह देना है कि जी मैडम सर। we have calculated the total need of the patient and given her through the parental route. So parental route से देने का मतलब पक्की गल है कि उसके सिस्टम में उतना आयन चला गया है, तो hence she does not need oral iron। जी दूसरा। और सर लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल लास्ट में मेरी सुपरवाइजर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आपकी पेशेंट पारलेटरल आयरन के ऊपर इंप्रूव हुई है, अब जिस तरह से आपने केस कहा कि 36 वीक्स पे उसका एनीमिया करेक्ट हो गया, तो अब मैं उसको दोबारा ओरल आयरन पे ही डाल दूं जिससे वो ऑलरेडी क्योर नहीं हुई थी, क्या वो दोबारा एनीमिक नहीं हो जाएगी क्योंकि उसने तो ओरल आयरन को ये जो टोटल डोज कैलकुलेट की जाती है उसमें सारे जो आयन की रिक्वायरमेंट क्या है, फीटस की, प्लेसेंटा की, और जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी, ये सारी बातें डाल के ये टोटल फार्मूला बनाया गया है रिक्वायरमेंट। So once you give parenteral iron, it covers the placenta, the amount of bleeding, normal bleeding during labor, और वो सबको कवर करती है, इसलिए वो एनीमिक डिलीवरी तक तो नहीं होगी। डिलीवरी के बाद उसका रूटीन आयन आप ओरल किसी को हेल्थ रीजन पे देते हैं, वो देते हैं। जवाब ये है कि मैडम when we calculate with this formula the total requirement of the patient, they include fetus, placenta and loss of blood during labor। थैंक यू सर। और सर ये ओरल आयरन हम पारेंटरल आयरन के कितने वीक्स बाद शुरू करते हैं? नॉर्मली कहते हैं कि आपने 1 वीक के बाद स्टार्ट करना होता है, या आपने जब लास्ट डोज किया उसके 2 डेज बाद स्टार्ट कर दें? क्यों 1 वीक के बाद क्यों करेंगे? आपको जितना जल्दी देंगे उतना वो जल्दी इट विल शो इट्स रिजल्ट्स। उसकी हीमोग्लोबिन जरूरी नहीं 10 पे आके रुके, 11 हो जाए, 12 हो जाए, यूजफुल है। तो जो ही आपने सोचा कि ओरल की बजाय पैरेंटल आयन देना है, फौरन दीजिए, प्रोवाइडेड देयर नो सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू आयन। उसकी कॉम्प्लिकेशन एक ही है कि आप आयन देने से पहले उसकी हाइपर सेंसिटिविटी चेक करेंगे देने से पहले, तो लेकिन वो चेक करके आपने दे दिया है तो बस फिर फौरन दीजिए। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम अब खत्म हो गया। यही पेशेंट मैं तो इस तरह से भी डिस्कस करना चाहता था कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब दें या ना दें और किस तरह से चले आगे।
यही मेरा ये तो क्वेश्चन सिम्टम के साथ आई थी ना सर, सबका शॉर्टनेस क्वेश्चन ऑफ है ब्रेथ कि के साथ पेशेंट आई सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। थी तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं दी सर? एसओपी के साथ सर प्रेजेंट हुई है तो इसे हाँ, जी ये वही तो सर मैं आपके पास 10 मिनट हैं तो मैं अगले 10 मिनट में मैं ही बात कर लेता हूँ जी किसी सर से। जरूर। मेरा जी सर। इरादा तो था किसी से पूछूंगा, ये मैंने तभी पूछा था और कोई वॉलंटियर कि मैं वॉलंटियर बना के उनसे सिर्फ एक डॉक्टर सर सबीर एक ने पहले कहा आंसर दे आर यू दें वॉलंटियर सर। सबीर यूसुफ? जी सर सर एक पूछिए। जी जी। हाँ जी, आप ये बताइए मुझे एक कि यही पेशेंट आती है, इसकी हीमोग्लोबिन 8 ग्राम % है और शी इज एट लेट्स से 34 वीक्स प्रेग्नेंट, जी सर। तो क्या करेंगे हम? सर 34 वीक्स के ऊपर से अभी मेरे पास पेशेंट का टाइम है। आई हैव द टाइम कि मैं पेशेंट को इम्प्रूव कर सकती हूँ एच बी बाय द पारा एंट्रल रूट। सो मैं प्रेफर करूंगी पारा एंट्रल को क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने हैजर्ड्स हैं। नहीं आफ्टर कंफर्म नहीं नो सर। नहीं, सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं सर टू थोड़ा सा अपने से बताइए। ब्लड को नहीं, क्वांटिफाई करेंगे। चलो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो फिर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। नहीं, एक मिनट सर पैक्ड रेड तो ब्लड सेल अगर पेशेंट सर डिपेंडिंग अपॉन दिस। सुन लीजिए, अब चूंकि टाइम थोड़ा मैं सीधा बोल देता हूँ। अगर आपके पास इम्तिहान में पेशेंट 32 वीक्स के बाद आती है और वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, आपने उसको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है 1 और 2 बैग्स। लिख लीजिए आप, इस तरह किताब में किसी ने नहीं लिखा हुआ इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। If the patient comes to you after 32 weeks या at 32 weeks और यही हिस्ट्री है और 8 ग्राम % उसकी हीमोग्लोबिन है एंड शी इज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, आपने वो सारी बातें कर ली, हिस्ट्री में हार्ट डिजीज लंग डिजीज एक्सक्लूड कर दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज बिकॉज ऑफ अनीमिया, तो आंसर टोटल आयन या आयन पैरेंटल नहीं है, आंसर है पहले मैं उसको पैक्ड सेल 1 बैग दूंगी और रिव्यू करूंगी नेक्स्ट डे। इफ दैट रिलीव्स हर सिम्टम्स, ये लिख लीजिए प्लीज, इस तरह नहीं किताब में लिखा हो, इफ जी सर। इट रिलीव्स हर सिम्टम्स देन आई विल नॉट, 1 बैग से वो ज्यादा 8 से 9 हो गया, 8.5 हो गया, अभी भी 10 नहीं हुआ, पर मैं उसको और ब्लड नहीं दूंगी, पैरेंटल दे के उसका फॉलो अप करूं। But if it does not relieve her symptoms, then I will give her another bag. मतलब ये है कि आप ब्लड दोगे 1 या 2 बैग एंड वेट फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। उसकी हीमोग्लोबिन हमने ब्लड दे के 10 नहीं करनी, उसको ब्लड देना है सिर्फ टू रिलीव हर सिम्टम्स, जो जनरली 1 या 2 बैग के बाद हो जाता है, और फिर उसको फॉलो अप बाय पैरेंटल कर लेंगे, क्योंकि ओरल नहीं, ओरल का ट्रायल है, हो सकता है वही 2 हफ्ते बाद हीमोग्लोबिन बढ़ी नहीं क्योंकि नॉन कंप्लायंट थी या अब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो यहाँ पे फिर पैरेंटल दे देंगे उसको, ताकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपसे कहा जाता है कि 32 पे सिर्फ आयन क्यों नहीं दे दिया, जो आप में से कोई कह भी रहा, आप कहिए जी अनीमिक पेशेंट में प्री टर्म लेबर भी हो सकती है, 36 वीक्स के बाद भी हो सकती है, इसलिए मैं अगर 32 वीक्स पे ये है तो आई विल रादर प्रिपेयर हर बाय गिविंग ट्रांसफ्यूजन एंड आयन पैरेंटल। मैं दोहरा दूं कि आपको समझ आ गया है? जी सर आपको 30 वीक वाले के साथ क्या करेंगे, ये जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई तो 30 वीक पे आई है ना ये वाली पेशेंट तो। हाँ 30 वीक्स पे फिर भी हमारे पास 2 हफ्ते और है ना, 30 वीक्स पे मैक्सिमम 34 वीक्स तक आप रिव्यू कर सकते हो,
फिर उसको अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर हम ब्लड देंगे, और मतलब 32 वीक्स के बाद जो भी आएगा 33, 34, 30, हमने 30 वाले को दिया आयन, फिर रिव्यू किया 34 पे, जो भी हुआ फिर जरूरत है तो उसको ब्लड की, चूंकि सिम्टम रिलीव नहीं हुई और उसको आयन भी शायद पैरेंटल देना पड़ेगा, तो फिर हम 34 वीक्स पर हमारे पास 2 हफ्ते कम से कम है। 30 वाले के तो वही रखिए जो आज डॉक्टर कोमल ने किया, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट मुझे ये करने से फिर क्या है आप हायरा है ना, तो फिर बोलिए। तो ठीक है सर। ये इम्तिहान में इस तरह यस नहीं सर। लिखा हुआ, आपको शायद इस तरह समझाया भी नहीं जाता, तो ये समझिए कि 32 के बाद अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है, we'll give her 1 और मैक्सिमम 2 बैग्स, और पैक सेल के ये ताकि ओवरलोड ना हो सिस्टम, तो देके फिर रिव्यू करेंगे, और जनरली आफ्टर 2 बैग्स सिम्टम्स विल बी रिलीव्ड एंड देन पैरेंटल आयन देके उसका बाकी फॉलो अप करेंगे। सर 30 वीक्स पे अगर हमारे पास सर 30 वीक्स पे चाहिए ज़रा, तो 30 वीक्स पे मैं इसलिए कह रहा हूँ पैरेंटल आयरन देते हैं, उसके 2 वीक्स हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज, मैं पहले पढ़ाया करता था 28 वीक्स पे, कि 28 वीक से पहले आए तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, आयन दे दीजिए, किसी रूट से दे दीजिए, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, जो भी मर्जी दीजिए। लेकिन मुझे फीडबैक आया कि जी एग्जामिनर ने कहा नहीं, कि ये 30 वीक्स पे तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इसलिए मैंने शिफ्ट किया कि अप टू 30 वीक्स आप ओरल आयन दे सकते हैं, और 32 वीक्स पे ऑनवर्ड्स मैंने कहा ब्लड देना जरूरी टिल रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, लेकिन ब्लड देना 3, 4, 5 बैग नहीं देने, 1 और एट द मोस्ट 2, जनरली पेशेंट गेट्स रिलीफ, और उसके बाद उसको पैरेंटल आयन दे के फॉलो अप, अगर 32 वीक्स या उससे बाद आता है, 32 वीक्स से पहले आता है तो 30 वीक्स तक रखिए कि आप आयन ओरल दे सकते हैं, पैरेंटल भी दे सकते हैं, नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो चाहे वो 20 वीक्स पे है, चाहे वो, तो उसकी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स के लिए ब्लड देना 1 बैग या 2 बैग जरूरी है। मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, फिर आप मुझसे सवाल पूछिए। सिम्टोमेटिक पेशेंट, एक मिनट, सिम्टोमेटिक पेशेंट, सर ये बात थोड़ी रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिम्टोमेटिक पेशेंट जब भी आए उसको पहले, अगर वो सीवियरली एनीमिक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर 1 or 2 bags and then follow up by oral or parenteral iron. Oral iron if the patient comes before 30 weeks, parenteral iron if she comes after 30 weeks. Or parenteral iron could be intramuscular or intravenous, could be interrupted dose injections or TDI, total dose infusion. जी अब कुछ पूछना चाहिए। सर पैरेंटल ऑल्टरनेट डेज पे देना है, कुछ लोग कहते हैं twice ये कोई ऐसी वो नहीं आर्गुमेंट, आप डेली दे दीजिए, पैरेंट ऑल्टरनेट दे दीजिए, लेकिन ये कहना कि पैरेंटल देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करूंगी, ये फिक्रा बोलना कहते जरूरी। हैं ऑल्टरनेट हाँ, डेज पे। हेलो ऑल्टरनेटिव दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जी सर, ऑल्टरनेट डेज देना है या ट्वाइस वीकली? नहीं, मैं तो डेली देने में भी कोई नहीं नुकसान समझता, क्योंकि जब आप एक TDI देने के लिए तैयार हो एक ही सिटिंग में टोटल डोज, तो फिर व्हाट डज इट मैटर कि आप डेली देते हो, ऑल्टरनेट डे पे देते हो, ट्वाइस ए वीक देते हो, कोई हर्ज नहीं।
जो मर्जी सर आप करें। लेबर में भी बता दें। सर ये सिम्टोमेटिक पेशेंट के पास 7 सीवियर एनीमिया होना जरूरी है, मतलब के ये 7 कंडीशन है, सिम्टोमेटिक प्लस सीवियर एनीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। सिम्टोमेटिक पेशेंट को आपने रूल आउट कर दिया कार्डिक और पल्मोनरी कॉज, तो आपने एक बैग देना है आज। कल को रिव्यू एक मिनट, कल को रिव्यू करना है, सिम्टम रिलीव हो गई तो इको बैग काफी है। और फिर आयन अकॉर्डिंग टू gestation period सर अनम्यूट कर लें अपनी वॉइस। सर आपकी आवाज बंद हो गई है। शायद वो जूम का टाइम खत्म हो गया, आई गेस सो। सर आउट हो गए हैं। सर आपका ना माइक म्यूट हो गया, काइंडली उसको अनम्यूट कर लें। चलो होना हो गया ठीक, ये आप पे हो गया। सर लेबर में भी बता दें, लेबर में। अच्छा, लेबर में पेशेंट आता है तो ये नहीं कहेंगे कि 8 ग्राम है मैं उसको ब्लड फौरन लगा दूंगी। आप कहेंगे, क्योंकि लेबर में ओवरलोड नहीं करना चाहते हम। I'll arrange 2 bags of blood, keep it in the labor room, and then deliver her. And immediately after delivery, I will give her blood and follow up by iron therapy. ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया मुझसे। सर एक बार आपने बताया था कि लेबर में स्लोली दे सकते हैं। नहीं, मतलब मैंने इसको कह लो, मैंने अगर कहा था उसको इम्प्रूव कर लीजिए कि ठीक है सर। ब्लड नहीं देंगे लेकिन रखेंगे लेबर रूम, और जो ही डिलीवरी होगी फिर ब्लड देंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर वो 30 वीक से पहले आती है और वो सिम्टोमेटिक है ना, लाइक सर अगर वो सिम्टोमेटिक आपके पेशेंट पीछे आती कोई है। बोल रहा है, मुझे सुन नहीं रहा आपको ठीक तरह। आप फिर बोलिए डॉक्टर सर आला। किसी और का माइक ऑन हो। जी सर, मेरा फिर क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट यार आती कोई है बिफोर लाइक एट। एक मिनट, इमरान कहो ना वो म्यूट करे अपना माइक ताकि डॉक्टर आला जी पूछ सर। सके। जी डॉक्टर। हाँ जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक अगर हमारे पास पेशेंट किसी भी वीक पे आती है। अगर आपके पास क्या है सर पेशेंट किसी भी वीक पे आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो 22 वीक पे आ रही है और वो सिम्टोमेटिक है तो हम उसको ब्लड क्यों नहीं लगाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर उसकी एचबी और डाउन है। खुदा रखे सिम्टोमेटिक होगी तो सिवियरली एनीमिक होगी ना, तो उसकी जी जी सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ब्लड देंगे। जो जी एक या सर। 2 बैग से रिलीव, मैं कितनी दफा दोहराऊं, एक यस सर। बैग सर से हम भी उसको रिलीव हो एडमिट कर गया, लेंगे। सिम्टम्स बेहतर जी हो गई, फॉलो इट अप ऑन थेरेपी। यस सर। सर फॉर एग्जांपल अगर प्लेसेंटा प्रीविया के साथ है, फॉर एग्जांपल सर हमारे पास अभी एक पेशेंट आया था सर 22 वीक पे सिम्टोमेटिक थी, प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया प्रीविया अगर भी थी। ब्लीड कर रही है तो उसका जी मैनेजमेंट फर्क है, अगर ब्लीड यस नहीं सर। कर रही उसकी 12 तक मैनेजमेंट। तो दोनों में ब्लड अरेंज करके फ्रिज में आपने लेबर रूम में रखना है, लेकिन देना कब है? अगर ब्लीड कर रही है तो दीजिए ब्लड, दीजिए उसको। अगर ब्लीड नहीं कर रही है तो फ्रिज में रखिए ब्लड। सर अगर ब्लीड कर रही है यस तो उसको फिर हम जो है वो कितने ट्रांसफ्यूज कर दें? जितना एचबी होगा, जितना डेफिशिएंट होगा उतना नहीं, हम तो उसको। 4-6 नहीं, वही बात आपने जो ब्लीड जितना ब्लड लॉस हुआ है वो असेस करेंगे आप भाई सैनिटरी पैड के वजन से, या किसी जो भी आपका असेसमेंट का तरीका है, वो ब्लड देंगे उतना जितना ब्लड लॉस हुआ। बाकी का जरूरी नहीं है, बाकी का आप सिम्टम्स रिलीव करने के लिए देंगे, वरना ये नहीं होगा कि 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो इसको 7 बैग दे दो, ऐसा नहीं होगा। यू विल गिव ब्लड, एक मैं फिर दोहरा दूं, you will replace blood lost, assess the amount of blood lost। उसके जो भी तरीके हैं किताबें 2-3 लिखे हुए आपको, वैसे भी अंदाजा हो जाता है इसने इतना लॉस किया, तो वो रिप्लेस करेंगे। उसके बाद ब्लड देंगे टू रिलीव और सिम्टम्स, जो एक एक्स्ट्रा बैग से या 2 एक्स्ट्रा बैग से हो जाएगा, बाकी का फॉलो चले।
सर हमने IVRN कितने वीक्स तक देना है, मतलब उसके बाद फिर ब्लड देना है, कितने वीक्स तक IVRN दे सकते हैं? पूरा जब जब चाहे दे दो, 36 वीक्स पे भी दे दो, 37 वीक्स पे भी दे दो, क्यों नहीं? कहीं तो हाँ सर SOGP कहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हम दे सकते हैं ना IV जी, आयरन? वो तो थोड़ा सर सा मतलब फर्क के ये है कि आयरन थेरेपी से रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाता है। जी, तो तो सर इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर हम SOGP को फॉलो करते हुए अगर रिक्वायरमेंट है तो हम दे सकते हैं IV आयरन? जी इंट्रावीनसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न दीजिए, उसको जो ही वो 13-14 वीक से ऊपर हो पे दे दीजिए। ये कह दीजिए कि जी वो चूंकि रिस्क ऑफ मिसकैरेज है तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि बिगिनिंग ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर दूं, इस तरह से बोले। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। खुदा हाफिज़, अब तो 11 बजने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हेलो, एक के बाद फिर बंद कर दूंगा मैं। नहीं सर, ये सर ये एनीमिया से मुतालिक नहीं है, लेकिन सर हमारे पास एक पेशेंट आया था तो उसका फाइब्राइड था पोस्टीरियर वॉल पे 4.9 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वॉल पे था। और सर वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आई थी 6 इयर्स की। और सर उसने पहले एक HSG कराया था जो कि मतलब नॉर्मल था, पेटेंट थे उसकी ट्यूब्स। तो एंडोमेट्रियोसिस टाइप की वो डिस्पेनिमिया और डिस्मेनोरिया की भी हिस्ट्री दे रही थी, लेकिन वो क्लॉट्स नहीं पास कर रही थी, स्मॉल क्लॉट्स का उसने कहा था। और सर 6 इयर्स की उसकी इनफर्टिलिटी थी सर। तो हम ये जो इसकी मायोमेट्री मतलब उन्होंने हमने फिर ऐसा किया था कि लेप्रोस्कोपी में एंडोमेट्रियोसिस। अजय आपका जवाब इस तरह से होगा इम्तिहान की बात कि if that fibroid is distorting uterine cavity, I'll remove it. If the fibroid is not distorting uterine cavity, then it's not necessary to remove it. ये इस तरह जवाब देंगे। तो सर मैंने जब SR से मैंने ये कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं उस पे अल्ट्रासाउंड पे था कि जो यूट्राइन कैविटी वो कोलैप्स्ड है। तो मैंने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने मुझे बताया कि यूट्राइन कैविटी वैसे भी कोलैप्स्ड होती है, जैसे कि वेजाइना कोलैप्स्ड होती है, एक्सटेंसिबल ऑर्गन है, तो कोलैप्स्ड का ये मतलब नहीं है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिस्टॉर्शन। मैंने लफ्ज, आप यही लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। इफ फाइब्राइड, इंट्रामस्कुलर फाइब्राइड क्या is distorting uterine cavity, then it needs to be removed for 2 reasons. One, generally such fibroids cause heavy menstrual bleeding, and secondly, जब प्रेगनेंसी होगी इम्प्लांटेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए fibroid myomectomy will be carried out in a case of subfertility if it is distorting uterine cavity. तो काफी हो गया आज। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.